वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं सर समय प्रताप सिंह। आज हम 10th क्लास साइंस चैप्टर 5 जैव प्रक्रम इसका पार्ट 6 देखेंगे। देखिए ये जो चैप्टर है अब ये चैप्टर 5 बन चुका है। पुरानी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 6 हुआ करता था। अब जो हम पढ़ रहे हैं ये हम नई एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। आप भी जब बुक्स लेने जाओ तो नए एडिशन की लेके आना, उसमें एडिशन देखना कि अक्टूबर 2022 है या नहीं। उससे पहले का एडिशन है तो वो नहीं लेके आना है। होता क्या है कि बुक सेलर्स जो होते हैं वो पुरानी बुक्स को नई कहकर पकड़ा देते हैं। बहुत सारे बच्चे मेरी कोचिंग में लेके आ रहे हैं नई बुक्स के नाम पर, वो पुरानी ही बुक्स लेके आ रहे हैं। ठीक, इसके लिए आप अगर देखना हो तो इसी चैनल के शॉर्ट्स वीडियो में आपको इसकी जानकारी मिल जाएगी। ठीक, तो ये हमारा चैप्टर 5 है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये हमारा जो चैप्टर है 4 भागों में बटा हुआ था, पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन। ठीक, ये हमारा जैव प्रक्रम पोषण, श्वसन, परिवहन और उत्सर्जन 4 भागों में बटा हुआ है, जिसमें पोषण हमारा कंप्लीट हो गया, श्वसन का एक पार्ट हो चुका है पार्ट 5, अब ये पार्ट 6 है। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये जो टॉपिक्स है श्वसन ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो श्वसन तंत्र, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि जिस चीज में तंत्र लग जाए उसमें बहुत सारे अंग आ जाते हैं। ठीक, तो श्वसन तंत्र है तो जाहिर सी बात है इसमें भी बहुत सारे अंग आएंगे। श्वसन क्रिया कोशिका के अंदर होती है जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। अब ये ऑक्सीजन कोशिका तक जाती कैसे है, तो ये पूरे श्वसन तंत्र के द्वारा होती हुई जाती है। तो इस श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, तो देखो इसमें हमारा सबसे पहले आता है नासिका, नासामार्ग, श्वसनी। ठीक, इसके अलावा हमारा वायुनाल हो गया, फेफड़े हो गए, ये सारे अंग हमारे इसमें हम पढ़ने वाले हैं। तो क्रम बाई क्रम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा नासिका या नासामार्ग। तो देखो नासिका हमारी नाक होगी, इसमें दो रास्ते होते हैं जिनको हम बोल देते हैं नासामार्ग। ठीक, अब होता क्या है कि इस नासामार्ग में दो मेन चीज होती हैं। पहला रोम जिनको बाल बोलते हैं, ठीक है, नाक के अंदर बाल होते हैं। दूसरा होता है श्लेष्म जिसको ग्रामीण क्षेत्र में नाक बहना या रहंड भी बोल देते हैं। ठीक, अब ये दो चीजें हैं, कहने को ये एक वेस्ट की तरह लगता है लेकिन ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं श्वसन तंत्र के लिए। होता क्या है कि जब गर्मी पड़ती है, बहुत गर्मी होती है, तो गरम गरम हवा जिसको लू बोलते हैं वो अगर हमारी यूं ही पहुंच जाए, नासा मार्ग से होती हुई फेफड़ों में पहुंच जाए तो वो फेफड़ों को झुलसा देगी। तो इस चीज के लिए क्या होता है कि श्लेष्म होता है, और वो श्लेष्म क्या करता है, जब हवा उस श्लेष्म के ऊपर से होकर गुजरती है या उस श्लेष्म से होकर छुल के जाती है तो वो ठंडी हो जाती है, नम हो जाती है, जिससे क्या होता है कि वो हमारे फेफड़ों को नहीं झुलसा पाती। अगर बात करें रोम की, तो रोम हमारे उस धूल के साथ आते हुए कणों को रोक देता है, तो लंग्स में गंदगी जमा होने से भी वो प्रोटेक्ट करते हैं। तो इस तरह से दोनों ही चीज जरूरी होती हैं। कुदरत भी बहुत कमाल की चीज है। अगर बच्चों को देखें तो उनमें श्लेष्म ज्यादा होता है, नाक बहुत ज्यादा बहती है, लेकिन जब बड़े होते हैं तो नाक कम हो जाती है, बाल बढ़ जाते हैं। ठीक, तो इस तरह से बैलेंस चलता रहता है। अब देखो ये हमारा क्लियर हो गया। तो कुल मिला के यहाँ से नाक के द्वारा या मुंह के द्वारा सांस आती है और फेफड़ों में एंटर होती है। ठीक है, यहाँ हमारा क्या मिलता है, श्लेष्म और रोम। ठीक है, रोम और श्लेष्म क्लियर हो गया। अब इसके बाद नाक से होते हुए दूसरे नंबर पे आता है हमारा ग्रसनी। ग्रसनी क्या होती है, तो ये कॉमन रास्ता होता है भोजन का और हवा का। तो ये ग्रसनी के माध्यम से हवा भी आती है और खाना भी जाता है। ये एक पतला सा रास्ता होता है। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पर घाटी ढापन होता है। ठीक, अभी घाटी ढापन क्या होता है, तो देखो जब हम खाना खाते हैं तो खाना हमारे फेफड़ों में ना जाए, इसलिए वायु नाल के मुंह पर एक घाटी ढापन होता है। ठीक, जब हम खाना निगलते हैं तो घाटी ढापन श्वास नाल को बंद कर देता है, जिससे क्या होता है कि खाना हमारी वायु नाल में नहीं जा पाता है, तो खाना हमारे आमाशय में पहुंच जाता है। तो इस तरह से ये घाटी ढापन प्रोटेक्ट करता है हमारे फेफड़ों को। ठीक, इसके अलावा ये हमारा वायु नाल चालू हो जाता है। ठीक, अब ये वायु नाल क्या होता है, तो देखो इस वायु नाल में दो चीजें होती हैं। पहला होता है हमारा कंठ, कंठ का मतलब स्वर यंत्र, ये यहाँ पर होता है वोकल कॉर्ड। ये क्या होता है, अंदर से जब हवा निकलती है तो उस कंठ से आवाज निकलती है, और जब आवाज निकलेगी तो क्या होगा,
हम उसको जीभ के माध्यम से उसको वर्णों में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से कंठ हो गया। दूसरा होता है हमारा श्वास नली। कंठ के बाद ये क्या हो गया हमारा श्वास नली। श्वास नली में क्या होते हैं, सी के आकार के हमारे उपास्थि से बने छल्ले होते हैं। ये 16 से 20 के समथिंग होते हैं, 16 से 20 तक होते हैं। अब ये उपास्थि क्या होती है, तो देखो हड्डी आप जानते हो, दूसरा होते हैं पेशी, ठीक, जिसको मांस वगैरह बोल देते हैं। तीसरी होती है उपास्थि। उपास्थि कैसी चीज होती है, जैसे ये नाक है, तो नाक के ऊपर जो है ये क्या है हमारा उपास्थि है। ये कान का पिन्ना है, ये क्या है, ये हमारा उपास्थि है। ये पेशी से थोड़ा मजबूत होती है और अस्थि से थोड़ा कमजोर होती है, ठीक। तो ये किसके बने होते हैं, ये गोल गोल जो छल्ले होते हैं ये हमारे उपास्थि के बने होते हैं। अब इनका काम क्या होता है, तो जब हवा नहीं जाती आती है तो ये पिचकने से रोकते हैं। अगर पिचक गए और वायु नल चिपक गई, दम घुट के मर जाएंगे, तो इसलिए क्या करते हैं, पिचकने से रोकते हैं, ठीक। अब देखो ये जो श्वास नली आती है यहां पर आकर दो भागों में बढ़ जाएगी। एक भाग ये रहा हमारा और एक ये रहा भाग। तो जो श्वास नली एक आ रही थी ये दो श्वसनियों में बट गई, ठीक, दो श्वसनियों में। अभी जो श्वसनी है ये फिर से और छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाएगी और उनको हम बोलेंगे श्वसनिकाएं। क्या बोलेंगे, श्वसनिकाएं। तो श्वास नली आई, ये दो श्वसनी में बट गई और प्रत्येक श्वसनी कई छोटी छोटी श्वसनिकाओं में बट गई। और श्वसनिकाओं के एंड में जाके क्या होते हैं, ये वायु कूपिकाएं होती हैं या वायु कोष्ठक जिनको बोल सकते हैं। इनकी संख्या करोड़ों में होती है, ठीक। तो ये वायु कोशों तक पहुंचती हैं श्वसनिकाएं एंड में, और यहीं पर वायु कोशों में ही जो हम सांस लेते हैं अंदर को, वो वायु कोशों में ही इकट्ठी हो जाती है। तो इस तरह से हमारे वायु कोष्ठकों में हवा आ जाती है। अब वायु कोष्ठकों से पास में, जैसे ये हमारा वायु कोष्ठक है, ठीक, ये वायु कोष्ठक है, इस वायु कोष्ठक के बराबर से रुधिर केशिकाएं जाती हैं। अब रुधिर केशिकाएं क्या होती हैं, ये केश के समान पतली रुधिर की नसें होती हैं। उनमें क्या होता है, ब्लड बहता है और वो ब्लड, उस ब्लड में हमारा हीमोग्लोबिन होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसके साथ आई हुई ऑक्सीजन को लेकर अपने साथ चला जाता है हार्ट में, और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में चला जाता है, और इस तरह से पूरी बॉडी में जाके अलग अलग कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाती है, ठीक। तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा फेफड़े। तो फेफड़े होते हैं दो, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। अब देखो कभी कभी कंफ्यूजन होगा आपको, कुछ को होता है बच्चों की कि दायां और बायां क्या होता है। तो होता क्या है कि देखिए ये वाला जो हिस्सा होता है हमारा, ये होता है बायां और ये वाला हिस्सा होता है दायां। याद करने की ट्रिक क्या है कि देखो अपने हाथ को यूं करके करो, ये वाला हिस्सा हमारा बी बनना है, तो ये हो गया हमारा, ये हिस्सा हो गया बायां। अगर इस हिस्से को देखोगे तो ये हमारा डी बनना है, ठीक, ये सीधा डंडा हो गया और ये स्मॉल डी बन गई। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया हमारा, इधर वाला, ये हो गया हमारा दायां, ठीक, डी फॉर दायां। तो इस तरह से दायां बायां का पता कर सकते हो। तो दो होते हैं, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दायां फेफड़ा जो होता है ये तीन भागों में बटा होता है, एक भाग, दो भाग और तीन भाग। लेकिन अगर बायां फेफड़ा की बात करें तो ये दो भाग होते हैं, एक और एक, दो भाग, ठीक। तो इस तरह से ये हमारे दो फेफड़े होते हैं। इसमें जो हमारा ये दायां फेफड़ा होता है ये वाला, तो ये थोड़ा बड़ा होता है। अब देखो श्वासोच्छ्वास क्या होता है। दरअसल जो हम सांस अंदर बाहर लेते हैं, सांस अंदर लेना, सांस को बाहर छोड़ना, ये क्रिया कहलाती है हमारी श्वासोच्छ्वास कहलाती है। अब होता क्या है, देखो कभी कभी हम खाना पीना खाते हैं, अगर वो खाना गलती से हमारे सांस नली में चला जाए, ठीक, तो हमें क्या होता है, ठसका लगता है, ठीक, जिसकी वजह से हमारा वो जो कण है वो सांस नली से बाहर निकल जाते हैं। कभी कभी छींक भी आती है, तो नाक के माध्यम से कोई कण वगैरह जाते हैं तो उसको बाहर निकालने के लिए छींक वगैरह आ जाती है। हाँ, तो होता क्या है कि सांस का अंदर जाना, हवा का अंदर जाना और बाहर निकलना, इसी क्रिया को क्या बोलेंगे हम, श्वासोच्छ्वास कहेंगे। अब होता क्या है कि देखो इसमें शुद्ध वायु अंदर जाती है और अशुद्ध वायु बाहर आती है। शुद्ध वायु से क्या मतलब होता है, शुद्ध वायु से हमारा मतलब होता है ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन हम अंदर लेते हैं तो ये हो गया शुद्ध वायु, और अंदर से क्या निकालते हैं हम,
कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ बहुत सारी गैसें भी होती हैं, तो उसको हम बोलते हैं अशुद्ध वायु। ठीक, तो शुद्ध वायु को अंदर लेना और अशुद्ध वायु को बाहर निकालना हमारा श्वासोच्छ्वास कहलाता है। अब ये दो प्रक्रियाओं में पूरा होता है श्वासोच्छ्वास। पहला है हमारा अंतःश्वसन और दूसरा है हमारा बहिःश्वसन। अंतःश्वसन क्या होता है? मोटा मोटा सांस को अंदर लेना, ये हमारा अंतःश्वसन हो गया। ठीक, और बहिःश्वसन या उच्छ्वसन या निःश्वसन, इसका क्या मतलब होता है? सांस को बाहर निकालना या कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना हमारा क्या कहलाता है? बहिःश्वसन कहलाता है। अब ये प्रक्रिया होती कैसे है? तो देखो, ये क्रिया में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है ये होता है इस डायाफ्राम का। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? हमारा डायाफ्राम होता है, इस जगह होता है ये। ठीक, अब डायाफ्राम कैसे मदद करता है? तो देखो, नॉर्मल डायाफ्राम का जो आकार होता है वो इस तरह का ही रहता है। ठीक, लेकिन होता क्या है कि जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हम सांस अंदर नहीं लेते, दरअसल डायाफ्राम इस तरह से ना होकर यूं करके हो जाता है। ठीक, इसको हम बोलते हैं कि डायाफ्राम हमारा क्या हो गया? संकुचित या समतल हो गया। ये कैसा हो गया? संकुचित हो गया, दब गया, ठीक, या समतल हो गया। तो इससे क्या होगा? जो फेफड़े हमारे यहां पर छुले हुए थे इस जगह, वो फेफड़े भी इसके साथ खींचे चले आएंगे इस तरह से। तो फेफड़ों का क्या हो जाएगा? अंदर से आकार बड़ा हो जाएगा। जब आकार बड़ा हो जाएगा तो क्या होगा? इस आकार को भरने के लिए बाहर की वायु अपने आप ऑटोमेटिकली ही अंदर आ जाएगी। ठीक, फेफड़े हमारे बड़े होंगे तो क्या होगा? बाहर से वायु अंदर की ओर आएगी और इस जो भी आकार बड़ा हुआ है उस जगह को घेर लेगी। होता नहीं है कि पिस्टन को हम जैसे पिस्टन को नीचे करें तो बाहर से अपने आप ही लिक्विड अंदर आ जाता है इंजेक्शन की सुई में। ठीक, तो वही कंडीशन हमारी यहाँ पर अप्लाई होती है। डायाफ्राम जब संकुचित हो जाएगा तो क्या होगा? हमारी फेफड़ों में वायु आ जाती है। ठीक, अब निःश्वसन में क्या होता है? ये जो डायाफ्राम है जो चपटा हो गया था, ये फिर से अपनी पूर्व स्थिति जैसे कि पहला था वैसे हो जाएगा। मतलब कि ये फिर से पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो पूर्व स्थिति में आ जाएगा तो क्या होगा? ये ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा तो क्या होगा? हमारे फेफड़ों पर ऊपर की तरफ दबाव लगेगा। जब फेफड़ों पर दबाव लगेगा तो क्या होगा? हवा बाहर निकल जाएगी। ठीक, अब देखो, नॉर्मली जो हवा अंदर बाहर आती है इसमें डायफ्राम का तो होता ही है रोल, इसके अलावा हमारी अंतरापरसुक पेशियां जो कि पसलियों से जुड़ी रहती हैं उनका भी रोल होता है। ठीक, अब ये जो नॉर्मल हवा अंदर बाहर जाती है लगभग आधा लीटर 500 मिलीलीटर के आसपास होती है। वैसे जो हमारी हार्ट जो फेफड़े हैं उनकी पूरी अगर कैपेसिटी देखें तो लगभग 6 लीटर के आसपास इसमें टोटल हवा भरी होती हैं, लेकिन नॉर्मली हमारा 500 लीटर के आसपास हवा अंदर बाहर जाती आती है। और 1 मिनट में लगभग हम 12 बार सांस ले लेते हैं, बच्चे थोड़ा ज़्यादा लेते हैं। अगर हम सांस को बाहर भी निकाल दें पूरी क्षमता के साथ, गहरी सांस बाहर छोड़ें, तो फिर भी हमारे फेफड़ों में 2300 ml फिर भी हमारे वायु बची रहेगी, जिसको अवशेषी आयतन या अवशेषी वायु भी बोल देते हैं। ठीक, तो ये हो गया हमारा श्वासोच्छ्वास। तो श्वासोच्छ्वास के द्वारा हमारी वायु कहाँ आ गई? वायु कोष्ठक में आ गई। अब वायु कोष्ठक में आने के बाद हमारा चालू होगा गैसीय विनिमय, मतलब गैसों का आदान प्रदान। अब गैसों का आदान प्रदान कैसे होगा कि जो वायु हमारे वायु कोष्ठक में आई है अब उसको कहाँ जाना है? ब्लड में जाना है, और ब्लड में से कहाँ जाएगी? फिर वो कोशिकाओं में जाएगी। तो देखो गैसीय विनिमय कैसे होता है? ये नॉर्मली विसरण द्वारा होता है एक लेयर के आर पर। तो देखो जैसे ये हमारा वायु कोष्ठक है, इनकी संख्या करोड़ों में होती है। ठीक, ये छोटे छोटे जो वायु कोष्ठक दिख रहे हैं। अब इसके पास से केश नलिका होकर गुजरेगी। केश नलिका क्या होती है? केश के समान पतली नस। ठीक है, ऐसी बहुत सारी पतली पतली नसें होती हैं जो बाल बराबर पतली होती हैं। इसीलिए अगर एक इंसान की नसें देखी जाए तो 80-100 किलोमीटर के आसपास बैठेंगे एक इंसान की सारी नसें। हाँ, तो ये नस जा रही है बराबर में, तो यहाँ से क्या आता है? ब्लड आता है। ठीक, अभी जो ब्लड होता है हमारा रेड कलर का नहीं होता है। ठीक, जो आरबीसी आती हैं रेड ब्लड सेल वो नॉर्मली रेड नहीं होती हैं।
अब आप कहोगे कि जब हम ब्लड निकलता है तो वो तो रेड कलर का होता है। तो होता क्या है कि जो ब्लड आता है उसमें एक होती है आरबीसी, जब हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे इसी चैप्टर में परिवहन तंत्र, उसमें हम पूरा ब्लड का फॉर्मेट देखेंगे। तो उसमें एक सेल होती है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लाल कलर की होती हैं, पर ये लाल कलर की नॉर्मली नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आई होती हैं। या मोटा मोटा इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। अब हीमोग्लोबिन जो होता है वही ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में पहुंचाता है। तो आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है ये एक साथ 4 ऑक्सीजन के अणुओं को ले जा सकता है। तो जो आरबीसी है ये रेड कलर की नहीं है, लेकिन जब ये इसमें उपस्थित जो बाहर से ऑक्सीजन आई है इससे जुड़ जाएगी, आरबीसी प्लस ऑक्सीजन हो जाएगी, तब ये हमारा रेड कलर की होगी। ठीक, ये वैसे रेड नहीं होती, जब ऑक्सीजन से जुड़ जाएगी आरबीसी तब ये रेड कलर की होगी। ठीक, वैसे रेड नहीं होती है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन इसमें आ जाएगा और आरबीसी जो है इस ऑक्सीजन को लेके पूरे शरीर में चली जाएगी। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन का प्रेशर बाहर इस वाले वायु कोष्ठक में ज़्यादा होता है। अब जो अपने साथ ये लेके आई उसमें क्या था, कार्बन डाइऑक्साइड थी, तो हमारे इस रुधिर के इस काम में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड वायु कोष्ठक में आ जाती है और यहाँ से क्या हो जाता है, फिर ये नाक के द्वारा बाहर की ओर निकल जाती है। यहाँ से वायु कोष्ठक से होती हुई कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बाहर आ जाएगी और ऑक्सीजन अंदर जाएगी। ठीक, तो इस तरह से क्या होता है, हमारा गैसीय विनिमय होता है। पौधों में क्या होता है कि रंध्रों के माध्यम से, पत्तियां होती हैं, पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं, उन रंध्रों के माध्यम से गैसीय विनिमय हो जाता है। लेकिन हमारे अंदर क्या होता है, ये वायु कोष्ठकों के द्वारा होता है। ठीक, अब होता क्या है, देखो हम जो फास्ट कार्ड लगाते हैं उस फास्ट कार्ड में जो धुआं निकलता है उसमें होता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसको CO बोलते हैं। अभी कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, जब हम सांस लेते हैं तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे वायु कोष्ठक में जाता है और वायु कोष्ठक में जाने के बाद ये हमारा आरबीसी से ज्वाइंट हो जाता है और आरबीसी में क्या होती है, हीमोग्लोबिन। तो जब ये हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है तो ये स्थायी बॉन्ड बना लेता है। स्थायी बॉन्ड का मतलब क्या है, ये परमानेंट इससे जुड़ जाता है और कभी अलग नहीं होता। अब आप कहोगे कि ये भी तो जुड़ता है तो क्या दिक्कत है, देखो होता क्या है कि ये आरबीसी जो होती है ऑक्सीजन को सेल तक मतलब कोशिकाओं तक छोड़ के आती है, वहाँ ऑक्सीजन को डंप कर देगी, वहाँ से फिर कुछ मात्रा में, बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह को लेकर वापस आ जाती है। ये क्या होता है, ये स्थायी रूप से जुड़ गया, परमानेंट जुड़ गया, ये पूरे शरीर में कहीं भी डोलती रहे, कोशिका के पास भी जाएगी, लेकिन ये CO कभी आरबीसी से अलग नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि जितने आरबीसी से जुड़ गया उतना आरबीसी हमारा बेकार हो गया। और आरबीसी का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है, तो इतने टाइम तक ये आरबीसी हमारी बेकार हो जाती है। इससे क्या होता है, जब ज़्यादा मात्रा में इस धुएं में रहेंगे तो आरबीसी की मात्रा कम हो जाएगी और ये घुटन पैदा होने लगती है और घुटन पैदा से कभी कभी दम भी घुट जाता है। इसलिए क्या होता है कि फास्ट कार्ड जब भी लगाओ तो गेट बंद करके फास्ट कार्ड लगा दो, जिससे सारे मच्छर मर जाते हैं। मच्छर भी इसी तरह से मरते हैं। अब उसके बाद पंखा वगैरह चला के हवा को सारी को बाहर निकाल दो, फिर उसमें अंदर जाओ या खिड़की वगैरह खोल दो पूरी तरह से। तो इस तरह से ये कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी लोग हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि पहाड़ी लोग जो होते हैं उनके गाल लाल क्यों होते हैं। नॉर्मल जो सामान्यतः हम लोगों की तुलना में जो मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं उनकी तुलना में पहाड़ी लोगों के जो गाल होते हैं वो ज़्यादा लाल होते हैं, ऐसा लगता है खून चमक रहा हो। और यहाँ के आदमी में थप्पड़ मारोगे तब भी इतना खून नहीं चमकेगा उसके गाल पर, और वहाँ के आदमी में वैसे ही इतना खून चमक रहा होता है। हल्का सा उंगली दबा दो तो ऐसा लगेगा जैसे छाप पड़ गई हो। ऐसा क्यों होता है? देखिए पहाड़ों पे क्या होता है कि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, लेकिन हमारे शरीर को तो ऑक्सीजन चाहिए, तो होता क्या है कि जब कम ऑक्सीजन अंदर जाएगी, ऑक्सीजन जो है ये कम अंदर जाएगी, तो एक बार में बहुत, जैसे आरबीसी है,
ये एक बार में थोड़ी सी ही ऑक्सीजन को, एक दो ऑक्सीजन के कणों को लेकर, अणुओं को लेकर जाएगी। ठीक, तो इससे क्या होगा, बाकी कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होगी। तो इस चीज की पूर्ति करने के लिए आरबीसी की संख्या बढ़ने लगती है। अब आरबीसी की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, जैसे अभी एक आरबीसी की, फिर दूसरी आरबीसी लेके आएगी, मतलब जहां एक आरबीसी जाती थी उसकी जगह अब दो दो तीन तीन आरबीसी पीछे जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेके जाती हैं। इस तरह से क्या होती है, जब जल्दी जल्दी ऑक्सीजन को लेके जाते हैं तो ऑक्सीजन की हमारे शरीर में, उनके शरीर में पूर्ति हो जाती है। ठीक, तो आरबीसी की मात्रा उनमें ज्यादा पाई जाती है, इसकी वजह से उनका गाल लाल होते हैं। ठीक, तो ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि गैसों का परिवहन कैसे होता है। गैसें मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन नाक से कहाँ जाएगी, कोशिकाओं तक, और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं से हमारे नाक के द्वारा बाहर जाएगी। तो ये कैसे आती हैं और कैसे जाती हैं, तो देखो मेन रूप से सबसे पहले ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कैसे जाएगी, ये हमारा रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होती है और हीमोग्लोबिन के साथ ये जाती है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है, हीमोग्लोबिन मतलब Hb, तो ये हमारा बन जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। दरअसल ये 4 ऑक्सीजन के अणु एक हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ सकते हैं और ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, ये रहा। अब ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कैसा होता है, अस्थायी होता है। जैसे कि अभी मैंने बताया था फास्ट कार्ड स्थायी रूप से जुड़ जाता है, लेकिन ऑक्सीजन अस्थायी रूप से जुड़ती है। तो ये कैसे जुड़ती है, अस्थायी रूप से जुड़ती है। और कोशिकाओं के पास जाके जो ऊतक होते हैं, ऊतक क्या होते हैं, कई सारी एक जैसी कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं। ठीक है, तो ऊतकों में जाकर ये क्या होगा, ऑक्सीजन को छोड़ जाती है। ठीक, और हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है और फिर से वो ऑक्सीजन लेने आ जाती है फेफड़ों में। तो इस तरह से ये प्रक्रम चलता रहता है और ऑक्सीजन ट्रांसफर होती रहती है। लेकिन अगर बात करें CO2 की, तो CO2 का परिवहन कई तरह से होता है, लेकिन मुख्य रूप से किसका होता है, बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। लगभग 70 से 85% होता है। ठीक, अब इसके अलावा हीमोग्लोबिन द्वारा भी होता है। हीमोग्लोबिन से अगर कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ेगा CO2 प्लस Hb, तो ये हमारा कॉम्बिनेशन कहलाएगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन मिलके क्या कहलाता था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और हीमोग्लोबिन मिलके क्या कहलाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ये लगभग हमारा 10 से 23% कार्बन डाइऑक्साइड इसी रूप में बहती है और कुछ परसेंट लगभग हमारा 7% के आसपास प्लाज्मा द्वारा होता है। अब प्लाज्मा क्या होता है, जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी जिसमें बहती है वो हमारा क्या हो गया, प्लाज्मा हो गया। तो प्लाज्मा में लगभग 5 से 7% के आसपास हमारा कार्बन डाइऑक्साइड बहती है। देखो अब हीमोग्लोबिन को थोड़ा और डिटेल से देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन क्या होती है, तो ये क्या होती है, एक प्रोटीन होती है। कहाँ पाई जाती है, आरबीसी के अंदर। इसके अलावा ये 2 चीजों से मिलकर बनी होती है, हीम और ग्लोबिन। ठीक, और एक साथ कितने ऑक्सीजन को ले आ सकती है, 4 अणुओं को। तो ये हमारा हीमोग्लोबिन कंप्लीट हो गया। कुछ और भी जीव हैं, जैसे मछली हैं, वो गलफड़े होते हैं, उनमें गलफड़ों द्वारा वो ऑक्सीजन को पानी से अलग कर लेती हैं। मेंढक वगैरह हैं, उनमें फेफड़े भी होते हैं, गलफड़े भी होते हैं। ठीक, तो वो दोनों जमीन पर फेफड़ों द्वारा लेते हैं और पानी के अंदर गलफड़ों द्वारा ले लेते हैं। कुछ इंसेक्ट होते हैं, आर्थ्रोपोडा वर्ग के, कॉकरोच, मक्खी, मच्छर वगैरह, ये अपनी त्वचा के द्वारा लेते हैं, ट्रैकिया वगैरह पाए जाते हैं। ठीक, तो ये और भी अलग अलग तरह से उनमें श्वसन वगैरह होता है। लेकिन हमारा जो चैप्टर है इसमें हमें मानव से संबंधित देखना है। ठीक, तो ये वाला भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, श्वसन वाला। अब नेक्स्ट टॉपिक में हमारा परिवहन चलेगा। ठीक, थैंक यू।